अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पहाड़ों की सल्तनत जवला पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान के साथ मैं हूं मोहम्मद इस्लाम। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन की गहमा गहमी है और सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए हैं। 4 दिन के बाद इलेक्शन का नतीजा आवाम के सामने आएगा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जो है किस पार्टी को अपना मैंडेट देते हैं और जो गिलगित बल्तिस्तान के जो इस वक्त जो मसाइल हैं उन मसाइल को हल करने की ज़िम्मेदारी किस सियासी जमात को मिलती है। और यकीनन इस वक्त तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स जो है गिलगित बल्तिस्तान के तमाम 10 अजला में अपने अपने उम्मीदवारों को जितवाने के लिए कोशां हैं। इसमें आज़ाद उम्मीदवारों की भी बहुत बड़ी तादाद है और इस वक्त इलेक्शन के दंगल में कूदे हैं और भरपूर जो है जोश और जज्बे के साथ अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं। और यकीनन इस हवाले से गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन भी अपनी तैयारियों को हतमी शक्ल दे चुका है और इस वक्त जो इलेक्शन से मुतलिक जो मटीरियल है वो तमाम मुतल्लिका जो पोलिंग स्टेशन तक पहुँचाने के लिए इस वक्त काम जारी है। और आज के इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए किस तरीके से काविशें की जा रही हैं और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन समेत दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इस वक्त किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं और किस जमात को अगर वोट ज़्यादा मिलता है तो उससे फिर जो गिलगित बल्तिस्तान के जो मसाइल हैं वो किस तरीके से हल होने के लिए काविशें आगे बढ़ सकती हैं। और यकीनन इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में अगर हम बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान की अदालतें जो हैं जजों से तकरीबन खाली नज़र आती हैं। तो साबिका हुकूमत ने इस हवाले से हमने देखा कोई ऐसा काम नहीं किया कि गिलगित बल्तिस्तान की जो अदालतें हैं वहाँ पर जजेस की तैनाती को यकीनी बनाया जा सके। और यकीनन जब अदालतों में जजेस नहीं होंगे तो इन लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा। जब लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो उस हुकूमत को ज़िम्मेदार हुकूमत कैसे कहलाया जा सकता है। तो यकीनन बहुत सारा काम अभी होना बाकी है। आने वाली हुकूमत के ऊपर ये ज़िम्मेदारियाँ आयद होंगी कि वो गिलगित बल्तिस्तान के जो मसाइल हैं उलझे हुए उनको कैसे सुलझाती हैं। और यकीनन गिलगित बल्तिस्तान को उभरी आइनी शोबा के हवाले से भी इस वक्त बातें हो रही हैं। इस वक्त बहुत सारे स्टेक होल्डर इस हवाले से भी काम कर रहे हैं। तो यकीनन आने वाली हुकूमत के कानून पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है। अब ये अवाम का काम है कि वो अपनी दानिशमंदी का किस तरीके से इजहार करते हैं और किस सियासी जमात को किस उम्मीदवार को अपना वोट देते हैं ताकि उनके मसाइल जो है अगले 5 सालों में उनको किसी किस्म की पशेमानी और परेशानी का सामना न करना पड़े। तो आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले हम वकला बरादरी से जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं आने वाली हुकूमत के हवाले से। जो इस वक्त जो सियासी गहमा गहमी है इस वक्त उनकी नज़र में गिलगित बल्तिस्तान में जो सियासी गहमा गहमी है वो कैसी है इलेक्शन कमीशन के हवाले से, दीगर सियासी जमातों के हवाले से। और यकीनन जो मेन स्ट्रीम बड़ी सियासी जमातें हैं उनके जो कायदीन यहाँ गिलगित में बल्तिस्तान में आकर इलेक्शन के इस माहौल को वो गरमा रहे हैं और सख्त सर्दी के बावजूद लोगों का लहू जो है वो इस वक्त गरमाया जा रहा है ताकि इलेक्शन का माहौल को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। तो हम सबसे पहले वकला बरादरी से उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। इशफाक साहब, मैं आपको शो में वेलकम कहता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर है, तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन की तैयारियां हैं, जो सियासी जमातों की जो तैयारियां हैं और जो कोरोना SOP है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बहुत मेहरबानी है सालीम साहब और K2 TV का, आप वक्तन फ़ौक्तन हमारे पास आते रहते हैं और गिलगित बल्तिस्तान के इशूज़ पे बात करने का मौका देते हैं। जहाँ तक इलेक्शन की बात है तो मैं ये समझता हूँ 94 के बाद गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस का बाज़ाबिता यहाँ पे इनेकात हुआ है और तारीख में ये पहली बार ऐसा हो गया है कि पाकिस्तान की तमाम बड़ी जमातें, जिसमें पाकिस्तान पीपल पार्टी का कायद यहाँ पे चेयरमैन आए हुए हैं, इसी तरह मुस्लिम लीग की मरियम नवाज़ साहिबा यहाँ पे आई हुई है और वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर और उसकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये अपनी इलेक्शन की कैंपेन PTI भी चला रही है। तो मेरी ये ज़ाती ओपिनियन ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक प्रोसेस इससे बहुत मैच्योर हो जाएगा और इस बार लगता ऐसा है कि गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में डिस्पाइट कोरोना का ये पेंडेमिक के यहाँ पे बहुत ज़्यादा टर्न आउट होगा इस वक्त चूँकि ये सारे कायदीन जो आए हुए हैं ये अपना अपना विजन लेके आए हुए हैं। मरियम नवाज़ आके कैंपेन कर रही है कि वोट को इज़्ज़त दे दो, जो उनका एक नेशनल लेवल पे एक नैरेटिव है वो गिलगित बल्तिस्तान में भी आ रहा है और मैं ये समझता हूँ इस नैरेटिव की बहुत ज़रूरत है गिलगित बल्तिस्तान में, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर यहाँ पे बहुत सारे इशूज़ हैं जिसके अंदर डेमोक्रेटिक हमारा प्रोसेस मैच्योर नहीं हो गया, हमारे इदारे मजबूत नहीं हैं और यहाँ पे हमारी रूल ऑफ लॉ का मसला है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मसला है, लोगों की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का मसला है। तो इस सारे अमल के अंदर ये होगा कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक प्रोसेस मैच्योर
मैच्योर होगा और हमारे लोगों को अपने हुकूक के हवाले से अवेयरनेस मिलेगी। इसी तरह पीपल पार्टी का नारा है, 3 उनके नारे बड़े मशहूर हैं और गिलगित बल्तिस्तान के स्पेसिफिक इशूज़ को वो एड्रेस कर रहे हैं। जिस तरह आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर खालिसा सरकार ज़मीनों का मसला है। 78 के बाद चनान खान नाम का एक डिप्टी सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाल के गिलगित बल्तिस्तान की तमाम बंजर अराज़ियात को खालिसा सरकार करार दिया है, जो कि हम ये समझते हैं, गिलगित बल्तिस्तान का अवाम ये समझते हैं कि यहाँ के इंडिजीनियस लोगों की मलकियत है। तो लिहाजा जो बिलावल भुट्टो साहब हैं या पीपल पार्टी है, उनके कायद अमजद हुसैन एडवोकेट साहब गुज़िश्ता एक अरसे से ये कैंपेन चला रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की तमाम ज़मीनों का मालिक यहाँ के अवाम है। तो मुझे ये लगता है कि बिलावल भुट्टो का जो नैरेटिव है ज़मीनों के हवाले से, गिलगित बल्तिस्तान के हक़ मलकियत के हवाले से, हक़ हाकिमियत के हवाले से और हक़ रोज़गार का उन्होंने एक ऐड किया हुआ है। और आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान में लोगों की, नौजवानों की एक बड़ी अक्सरियत बेरोज़गार है, उनको जॉब्स का मसला है, ज़मीनों का मसला है। तो ये स्पेसिफिक इशूज़ को ये एड्रेस कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब हुए हैं और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों में एक बड़ी अवेयरनेस पैदा हो गई। तो पीपल पार्टी का भी इस हिसाब से देखा जाए तो अवाम में मकबूलियत बहुत ज़्यादा है। इसी तरह इमरान खान की पार्टी का देखा जाए तो इनका भी एक अपना व्यू है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मसला है, स्पेसिफिकली उन्होंने 1 नवंबर को जश्न आज़ादी के मौके पे यहाँ के इन्होंने एड्रेस किया है कि जी हम इसको अबूरी सूबा बनाएंगे। हालांकि इस पे एक तनकीद भी पाई जाती है, चूँकि पीटीआई की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये एक पिटीशन भी किया है जिसके अंदर अबूरी सूबे को ख़त्म करने की इनकी पिटीशन सब जुडिस है, जिसके ऊपर मरियम नवाज़ ने भी कहा है और बिलावल भुट्टो ने स्पेसिफिकली प्राइम मिनिस्टर को कहा कि भाई पहले अपनी पिटीशन वापस ले लें, उसके बाद फिर आप लोगों का ये कॉन्स्टिट्यूशनल मसला आप हल कर देंगे। तो इसी तरह इनकी भी अली अमीन गंडापुर और इसकी दिगर सारी टीम एक मैसिव कैंपेन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों को जो इनके मसाइल हैं, हेल्थ के मसाइल हैं, एजुकेशन के मसाइल हैं, सड़कों के मसाइल हैं, ये सारे मसले भी वो एड्रेस कर रहे हैं। और बहुत कम अरसे के अंदर हमने ये देखा है कि पीटीआई जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इनका ज़्यादा लोगों में पजराई नहीं थी, एकदम जब से वफाकी इनकी वुज़रा यहाँ पे आए हुए हैं और जब से ऐलानात किए हैं, पब्लिक ओपिनियन चेंज हुआ है और एक मजबूत लोगों के अंदर इनकी भी नैरेटिव और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब हो गए हैं। और इसके अलावा आप ये भी देख रहे हैं बहुत सारे इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी मौजूद हैं और बहुत सारे 5-6 हल्कों के अंदर हमारे वकला भी मौजूद हैं, जिसके अंदर पीपल पार्टी के सदर हमारे अमजद साहब भी वकील हैं, इसी तरह मलिक किफ़ायत हमारे वकील हैं, हमारे राजा शकील साहब इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, नज़ीर एडवोकेट हैं, खालिद खुर्शीद साहब हैं पीटीआई के, हमारे वकला भी हैं। तो ये बहुत अहम बात है गिलगित बल्तिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर बहुत एक मेच्योर पॉलिटिकल कैंपेन हो रही है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले जो पार्टिसिपेशन है या जो कैंपेन चलाने वाले नौजवान हैं, हमारे यहाँ पे सारे लोग पढ़े लिखे हैं, तो कोरोना की जो SOPs हैं उनका ख्याल रखना उनको चाहिए और ये ख्याल रख भी रहे हैं, इतना ज़्यादा इशू नहीं है। तो मैं इस आपके चैनल के प्लेटफॉर्म से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से, खुसूसन नौजवानों से मैं ये अपील करूँगा कि कोरोना की SOPs को आप मद्देनज़र रखते हुए अपने अपने उम्मीदवारों के लिए कैंपेन चलाए और अवाम से गुजारिश ये है कि वो जाके अपना वोट कास्ट करें और जो भी जमात को बेहतर समझते हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान की मुफादात की बेहतर तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है, और उनके हक़ में जाके वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें ताकि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम मैच्योर हो जाए, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ इंश्योर हो। हमारे यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मसला है, गुज़श्ता 70 सालों से हमारे यहाँ पे ये मरियम नवाज़ ने भी कहा था, बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि ये इलाका खिता बेआईन है। तो ये जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो क्राइसिस है, ये क्राइसिस ख़त्म हो जाए, मेरा ये व्यू है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बात है, यकीनन लफ्ज़ों का जोड़, जुमलों का तसलसल, मफ़हूम की गहराई और बहुत सारी बातें जो है बिटवीन द लाइन भी एडवोकेट साहब ने कह डाली हैं। और यकीनन इनके बाद मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं कुछ और वकला को मैं मौका दूँगा। यकीनन गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन का जो एक माहौल जो है वो दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है, सर्दी एक तरफ बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ इलेक्शन का माहौल गर्म हो रहा है, लोगों का लहू को गरमाया जा रहा है। तो आप बहैसियत एक माहिर कानून इस तमाम तरह सिचुएशन को आप किस नज़र से देखें? पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने सही रजिस्ट कर रही हैं, उनकी जो नेशनल लीडरशिप आई है उसके बाद उनको भी काफ़ी उन्होंने अपने जो कारकुनों को चार्ज किया है, अच्छा मतलब क्राउड पुल किया है। तो मतलब मज़ाहमत का सामना है, जो रिगिंग के अगेंस्ट मज़ाहमत ये दोनों पार्टियां कर रही हैं। बाकी दूसरी बात यह है कि जो हमारे अदालती निज़ाम में जो जजेस की कमी का मसला है, उसमें उसका हल बेसिकली ये है कि जब तक कि हम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर नहीं आएंगे तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। तब तक न तो जजेस की कमी को पूरा किया जाएगा बर वक्त, और न ही जो जजों की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार है। आप अबूरी आइनी सूबे को अबूरी आइनी सूबे को इन तमाम मसाइल का वाहिद हल समझता हूँ। जैसे अब आप इलेक्शन कमीशन का रोल देखें,
جس طرح الیکشن کمشنر کا رول ہے وہ چونکہ ایگزیکٹو ایک آرڈر کے ذریعے اپائنٹ ہوئے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، تو ظاہر ہے اس نے پی ٹی آئی کا فیور کرنا ہے۔ اسی طرح جو عدالتی نظام میں بھی جو بہت سارے لوگ شکایات اٹھاتے ہیں، اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم ایک کنسٹیٹیوشنل فریم ورک میں آئیں، تو اور کنسٹیٹیوشنل فریم ورک میں آئے بغیر ان تمام مسائل کا کوئی حل نہیں ہے، اور ہم اسی طرح چیختے رہیں گے۔ لہٰذا عبوری آئینی صوبہ ان تمام مسائل کا ایک مطلب امپارشل عدالتی نظام اور دیگر جتنے بھی ادارے ہیں ان کو ایک کنسٹیٹیوشنلی فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے کام کرنے کا واحد حل یہ ہے کہ گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنایا۔ آپ کے نزدیک عبوری آئینی صوبہ تمام مسائل کا حل ہے، تو ہم ایڈوکیٹ صاحب آپ سے بھی اس حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ عبوری آئینی صوبہ پی ٹی آئی بنائے گی، مسلم لیگ نون بنائے گی، یا پاکستان پیپلز پارٹی بنائے گی، یا کون بنائے گا؟ سب سے پہلے تو K2 ٹی وی کا شکر گزار ہیں۔ دوسری بات، ابھی میڈیا کا دور ہے اور میڈیا ہی عوام میں شعور بیدار کرتا ہے، اس لیے آپ کے مشکور ہیں۔ پوری قوم کو اس میڈیا کے ذریعے یہ شعور کی بیداری کا موقع ملتا ہے۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ عبوری صوبہ کا ایک پروسیس ہے، ظاہر سی بات ہے گریجولی کوئی بھی علاقہ اپ گریڈ ہوتا ہے، تو عبوری صوبہ ہی عوام کی خواہشات، اکثر جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ صوبے کے حامی ہیں، لیکن سائلنٹ کمیونٹی، میرا تھوڑا ڈیفرنٹ ویو ہے۔ سائلنٹ کمیونٹی جو ہماری ہے وہ اس اسٹیج میں ہے کہ ان کو روزگار چاہیے، ان کو تعلیم چاہیے، ان کو روڈز اور کمیونیکیشن چاہیے، ان کو فنڈامنٹل رائٹس چاہیے، ان کو انصاف چاہیے، جو سائلنٹ ہماری کمیونٹی ہے۔ لیکن جو سیاسی ایکٹیوسٹ ہیں وہ صوبے کی طرف زیادہ رجحان رکھتے ہیں۔ آپ صوبے پہ آ جائیں تو صوبہ تمام مسائل کا حل نہیں ہوتا ہے۔ اب بلوچستان ایک صوبہ ہے، اس پر آپ نظر رکھیں، مدنیات ادھر پورے پاکستان سے زیادہ ادھر ہے، وہاں غربت کی سطح باقی صوبوں کے مقابلے میں نیچے ہے۔ جہاں تک جی بی کا ہے، جی بی میں بھی مدنیات کا ذخائر کم نہیں ہے۔ صوبہ ہونے سے مسائل حل نہیں ہوتے، مسائل حل ہوتے ہیں لیڈرشپ، اور ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے کہا کہ سیاسی پارٹیاں آگے ہیں، اس سے جمہوری جو ایولیوشن کی طرف جا رہے ہیں، جمہوریت کا تسلسل جا رہا ہے، اچھی بات ہے۔ ہر پارٹی اپنا منشور کے مطابق وہ اپنا پبلک کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن جب تک آپ کو پبلک کو جمہوریت کا اصل روح کی اسپرٹ کا پتہ نہیں چلے گا، ان کو آگاہ نہیں ہوگا، وہ اپنا ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کر سکے گا۔ اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ووٹر کو، اپنے لوگوں کو اس ووٹ کی اسپرٹ پر آگاہی دیں کہ ہمارے مسائل کس طرح حل ہوں گے، اور ہمارے مسائل حل ہوں گے صحیح ووٹ کے استعمال سے، صحیح منشور سے۔ آپ عدلیہ میں آپ آ جائیں، جہاں ہمارے عدلیہ میں بہت سے کیسز لگتے ہیں، چیف کورٹ کی مثال دیتا ہوں، اور وہاں پہ پرفارمنس دکھانے کے لیے کیسز ڈسپوز آف کرنے کی ایک ریس لگی ہوئی ہے، ریٹنگ، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی میں اس کا جسٹس نہیں مل رہا ہوتا ہے۔ میں ایز وکیل بات کر رہا ہوں، جسٹس تب ملے گا جب لوگوں کو انصاف ملے گا، تب جسٹس ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ججز نہیں ہیں۔ ہائر عدالتوں میں اور دیگر پی ٹی آئی کی حکومت ہے، ان کو ججز اپائنٹ کرنا چاہیے۔ صرف دعووں سے تو کام نہیں چلتا ہے، ججز اپائنٹ کریں، لوگوں کو فیسلٹیٹ کریں، لوگوں کو انصاف مہیا کریں، تب جا کے لوگوں کے اصل مسائل اور فنڈامنٹل رائٹس، ان کو نیچرل جسٹس ملے گا، لوگ آپ کی طرف خود بخود تعریف کرنے لگیں گے۔ جہاں تک جمہوری تقاضوں کی بات ہے، جمہوریت کا یہ تسلسل تو جاری رہے گا، اور اچھی بات ہے جو لیڈرشپ ساری آئی ہوئی ہے، کون ون کرے گا اور کون لیڈ کرے گا یہ تو ووٹ کاسٹ ہوگا تب بات ہوگی، لیکن جمہوری جو تقاضے ہیں وہ اسی طرح آگے بڑھیں گے۔ ہمارے پبلک کے اویئرنیس بڑھے گی، لوگ جو ڈاؤن سے آئے ہوئے لیڈرشپ ہے ان کو ہمارے رہن سہن کا پتہ چلے گا، ہمارے سخت موسم میں ان کو پتہ چلے گا کہ ہم کس طرح رہ رہے ہیں، کیسے مسائل کے شکار ہیں۔ جہاں تک آپ نے بے روزگاری کی بات کی، بے روزگاری ہمارے نوجوانوں میں دن بدن بڑھ رہی ہے، حد سے تجاوز کر گئی ہے۔ ہر وہ پارٹی جو منشور بے روزگاری کا لے کے آتی ہے وہ روزگار دے دے۔ روزگار نیپوٹزم میں یہاں منحصر ہوتا ہے، جو بھی حکومت آتی ہے وہ نیپوٹزم کے ذریعے اپنے لوگوں کو نوازتی ہے، یہ پریکٹیکلی ہے، ہم اس سے ڈینائی نہیں کرتے۔ لیکن جو بغیر ڈسکرمنیشن اگر روزگار دیتی ہے تو ہمارے نوجوان، آبادی کم ہے جی بی کی،
यही कहा जाता है ना, आबादी कम है, आबादी कम है तो बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा रेशो इधर जीबी में है, और जीबी का नौजवान बेरोजगार मारे मारे फिर रहा है और धक्के खा रहा है। और वो ये जो नरेटिव है यानी कि सूबाई या उससे गरज नहीं है। उनको पहले उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह किए बगैर उनको रोज़गार देना चाहिए। पार्टियों को ये चाहिए, जो पार्टियां आ गई हैं वो इस स्टैंड में ले, बेरोज़गारी के स्टेप पे नौजवानों को रोज़गार दे और आवाम को सस्ता और आसान इंसाफ की तरफ ले जाए। जजेस की तैनाती करे और मेरिट पर करे जजेस की तैनाती, यानी ये औने पौने में इम्पोज करके जज लगाते हैं, फिर वो अपना टेन्यूर मुकम्मल करके पेंशन वगैरह लेके भागते हैं। आवाम तो बदस्तूर उसी हालत में है। तो कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं इतने पे यकीन करें, यकीनन कहने को बहुत कुछ है लेकिन वक्त की कमी होती है। तो सर आप क्या समझते हैं कि अब इस वक्त जो इलेक्शन की गहमा गहमी को सामने रखकर आप कोई ऐसा कोई तज्जिया कर सकते हैं कि किस पार्टी को ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं? अच्छा, मेरा ओपिनियन तो ये है कि चूँकि हम लोगों का टर्न आउट का अंदाज़ा लगाते हैं उन पार्टीज़ की आवाम में पजराई अगर देखते हैं, तो अगर आप ये देखते हैं तो ये कहने में हम हक बजा होंगे। पीपल पार्टी ने जिस हिसाब से इन्होंने अवाम का जो ये दुखती रग पे हाथ रखा है कि मुस्लिम लीग नून तो वफाक में भी उनकी हुकूमत नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी उनकी हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। इवन कि उनकी पार्टी की जो लीडरशिप है वो पार्टी तो छोड़ के जा चुके हैं, बहुत सारे डॉक्टर इकबाल जैसे बहुत अच्छे कॉम्पिटेंट लोग छोड़ के जा चुके हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो पीपल पार्टी की तरफ लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा है। बिलावल भुट्टो एक मैसिव कैंपेन चला रहे हैं, तो लगता ये है कि मुकाबला होगा पीटीआई और पीपल पार्टी के दरमियान मुकाबला होगा। जी, आपके ख्याल में पीपल पार्टी अपनी जो है अक्सरियत यहाँ साबित कर सकती है, तो आप क्या समझते हैं कि कौन सी पार्टी पीटीआई और बीपीपी के दरमियान मुकाबला होगा हो सकता है? तो आपके ख्याल में किन दो पार्टी में ये जो इस दफ़ा इलेक्शन के नताइज हैं वो 2004 के नताइज होंगे। 2004 इलेक्शन में बावजूद कि काब लीग की फेडरल में गवर्नमेंट थी और वो डिक्टेटर का दौर था, उसके बावजूद 9 आज़ाद उम्मीदवार जीते थे, जबकि काब लीग को 6 नशस्तें मिली थी, पीपल्स पार्टी को 7 मिली थी। इसी तरह के नताइज होंगे, 6-7 पीपल्स पार्टी जीतेगी, 3-4 नशस्तों पे नून लीग आएगी और 4-5 सीटें पीटीआई जीतेगी। फिर डिपेंड करेगा कि आज़ाद किसकी तरफ जाते हैं, फिर वो पार्टी हुकूमत बना सकेगी। जी नाज़रीन, आपने यकीनन वकला बरादरी माशरे का एक काबिल कदर और इंतहाई अहम हिस्सा होती है। यकीनन इनकी नज़र जो है वो हर हवाले से इंतहाई अहम होती है। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि गिलगित बल्तिस्तान का जो आमदा इलेक्शन है, जो 15 तारीख को सुबह से शाम तक लोग अपनी जो है राय देंगे और वोट के ज़रिए से अपना फ़ैसला देंगे, और शाम के बाद जो है यकीनन मुल्क के अंदर भी मुल्क के बाहर भी जो लोग शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन कौन जीता, तो वो फ़ैसला भी यकीनन करीब से करीब तर होता जा रहा है। तो आइए नाज़रीन, कुछ और स्टेक होल्डर से इस हवाले से बात करते हैं। बड़े बड़े मसाइल यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में देखें, सबसे पहले जो मसाइल है वो बेरोज़गारी का है। जैसे कि मेरे फाजिल दोस्तों ने भी पहले जो है ना मतलब उन्होंने शेयर किया है कि सबसे पहले बेरोज़गारी देखें, बेरोज़गारी ख़त्म होगी तो फिर जो है ना मतलब यहाँ की जो कंस्ट्रक्शन है, रोड सड़कें वगैरह बन रही हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, अगर किसी का रोज़गार सही चलेगा तो वो जो है ना रोड पे आएगा, चलेगा, बिल्डिंगों को देखेगा, रहेगा। अगर वो बेरोज़गार होगा तो उनके जहनीत जो है ना बेरोज़गारी की वजह से जहनीत इतनी दबी होती है कि वो फर्दर आगे जो है ना मतलब पे वो कोई काम करने से जो है ना मतलब वो बिल्कुल कासिर हो जाता है। तो इसलिए बेरोज़गारी का इशू है। तो बेरोज़गारी को जो है ना कोई भी हुकूमत आए वो इस इशू को भी जो है ना मतलब अपने मंशूर में रखे कि जहाँ गिलगित बल्तिस्तान की जो जवानों की जो बेरोज़गारी है उसको जो है ना मतलब बेरोज़गारी को दूर कर उनको जो है ना सही रोज़गार दे। बाकी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हवाले से जो मैं बात करना चाहूँगा वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान की अदालतें बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट हैं और अब इस वक्त जो काम हो रहा है वो शायद ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ है। अब इस वक्त जो है ना मतलब चीफ़ कोर्ट की हालत देखे, नीचे लोअर कोर्ट्स की हालत देखे, जजेस जो है ना मतलब 3 बजे तक 1 सेकंड भी पहले जो है ना मतलब 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा वो ब्रेक करते थे। अब वो ब्रेक भी ख़त्म हो गया है। मोबाइल पे बात करते थे, वो भी जो है ना मतलब हमारे मोअज़्ज़िज़ चीफ साहब ने उसको ख़त्म किया है। हमारे गिलगित बल्तिस्तान के बहुत सारे मसाइल हैं। सबसे बड़ा मसला मैं जो समझता हूँ वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान के दायरे में शामिल नहीं किया। आईनी हमारे हुकूक़ का मसला है। आज तक 73 सालों से हमें
आइनी हुकूक की फराहमी में बहुत सारे मुश्किलात पेश आए। शुरू में 70s में हमें FCR पे चलाया गया, उसके बाद रूल्स ऑफ बिज़नेस पे हमें चलाया गया, उसके बाद एग्जीक्यूटिव आर्डर्स 2009 और 2018 के एग्जीक्यूटिव आर्डर्स पे चलाया गया। हम समझते हैं कि एग्जीक्यूटिव आर्डर्स, रूल्स ऑफ बिज़नेस और FCR जो ना ये हमारे इलाके के मुफाद में और जदीद जमहूरी जो निज़ाम है उसके मुनाफी और इलाके के हुकूक के ऊपर काला डाका था। चूँकि अब गिलगित बल्तिस्तान में भी हुकूक की बात चल रही है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक जो है ना वो एड्रेस हो रहे हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमारे सीनियर रहनुमा है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का 1 नवंबर 2020 का दौरा खुसूसी अहमियत का हामिल है, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब ने गिलगित बल्तिस्तान में आके अबूरी आइनी सूबे का एक फार्मूला दिया है और उसके ऊपर ऐलान भी किया है मोहतरम वज़ीर आज़म साहब ने, उसको हम खुशामदीद कहते हैं। तो उस फैसले के हवाले से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में वकला बरादरी और तमाम स्टेक होल्डर्स की पटिशन्स मौजूद थे, जिस पे 17 जनवरी 2020 में एक फ़ैसला आया जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को बुनियादी हुकूक के हवाले से एक अच्छा लैंडमार्क जजमेंट आप कहें वो दी गई है और उसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रही है। हम तहरीक इंसाफ से ये उम्मीद रखते हैं कि प्रैक्टिकली गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान के 73 के आइन में शामिल करते हुए तमाम जो है ना हमारे वसाइल और हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। देखिए, इससे पहले पाकिस्तान पीपल पार्टी ने भी एक कोशिश की थी, चूंकि वो कोशिश उस वक्त के हिसाब से थी उसको भी सराहते हैं, लेकिन वो नाकाफ़ी थी। इससे पहले की जो हुकूमत 2015 में आई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने डेवलपमेंट के ऊपर काम किया, लेकिन हुकूक, हमारे बुनियादी हुकूक उसी तरह से एज़ इट इज़ रह गए। अब हम समझते हैं कि सबसे बड़ा मसला आइनी हुकूक का है और तहरीक इंसाफ से ये आखिरी एक उम्मीद रखे बैठे हैं कि वो हमें इंसानी बुनियादी हुकूक की फराहमी में अपना भरपूर किरदार अदा करें। और उसके अलावा हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे कि हेल्थ के हमारे मसाइल हैं। कोई इतना बड़ा कोई हॉस्पिटल GB में नहीं है जिसकी वजह से आवाम को शहरों की तरफ जाना पड़ता है। शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान की आवाम। उसके अलावा एजुकेशन के हवाले से आप देखें तो यहाँ पे कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, यहाँ पे कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी में लॉ का डिपार्टमेंट नहीं है, जिसकी वजह से आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अवाम उल नास को इस बात का एहसास है, 5 साल दौर इक़्तिदार में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने यहाँ अपने लोगों को मन चाहे ठेकेदारों को कमीशन की खातिर ठेके नवाजने के अलावा कोई काम नहीं किया। अगर सड़कों का ये क्रेडिट लेना चाहते हैं वो भी कमीशन के लिए उन्होंने ठेकेदारों को नवाजा है। बाकी यहाँ बिजली का सूरत हाल देखें, 22 घंटा की लोड शेडिंग से आप अंदाज़ा लगाएं इन्होंने अपना वक्त गुजारी किस तरह किया। इन्होंने यानी पावर जनरेशन की कैपेसिटी को इन्हांस करने के लिए, जो कि हाइड्रो पोटेंशियल के लिए GB दुनिया में एक आइडियल प्लेस है, तो इस सेगमेंट की तरफ तो उन्होंने देखा ही नहीं। बुरी आइनी सूबे का जो क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जाता है कि उसने 7 दहाइयों पर मुहित यहाँ की जो महरूमियों का खात्मा करके अबूरी आइनी सूबे का ऐलान किया, वो भी हमारे जश्न आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर। यह एक इंतहाई बहुत बड़ा स्टेप उठाया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। मैं समझता हूँ हमारा जो मुस्लिम लीग नून किसी भी दूरबीन में भी यानी मुकाबले में नज़र नहीं आ रहा है। कोई एक सीट जीतने का इनका चांस नहीं है। इन्होंने अपने ताबूत पे खुद यानी किल ठोंसा है। जी नाजरीन, प्रोग्राम के आखिर में हम गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन और आने वाली जो हुकूमत है उसके ऊपर किस तरह की जिम्मेदारियाँ आयद होंगी, इस हवाले से हम सीनियर तजज़िकार और अब्दुल बशीर खान से हम इस हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, मैं आपको शो में वेलकम कहता हूँ। तो आप क्या समझते हैं सर, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन जो है इस वक्त उरूज पे है और 4 दिन बाद जो है वो रिज़ल्ट इलेक्शन होगा और फिर रिज़ल्ट भी सामने आएगा, तो जो भी नई हुकूमत बनेगी उसके ऊपर किस तरह के बड़े बड़े मसाइल जो हैं उनको एड्रेस करना पड़ेगा, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सबसे अहम मसला है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का है। लोगों ने बड़ी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से वाबस्ता कर रखी हैं कि प्रोविंशियल स्टेटस जो है ऑटोनॉमस सही, वो प्रोविंशियल स्टेटस एक जो है वो इनको मिलने की एक्सपेक्टेशन है। उस पर बहुत ज़्यादा फोकस है। उसके अलावा और कम्युनिकेशन के ज़राए हैं और उसके साथ बिजली का इशू है, ईंधन का इशू यहाँ सबसे बड़ा इशू है। सर्दियों में यहाँ बिजली नहीं होती 20-20 घंटे तक। साबिका हुकूमत की बड़े दावे थे कि जनाब हम नेशनल ग्रिड में इतनी बिजली कंट्रीब्यूट करेंगे, गिलगित बल्तिस्तान का मसला हल होगा। उसके अलावा
रेस्ट ऑफ पाकिस्तान को हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हुआ ये कि बस वो तकरीरें करके चले गए, यहाँ पर कोई उस तरह का ऐसा काम नहीं हुआ। तीसरी जो अहम चीज़ है वो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्री है नहीं इलाके में। ज़ाहिर है बिजली नहीं होगी, गैस नहीं होगी तो इंडस्ट्री होने का सवाल ही नहीं है। छोटी छोटी दुकानदारी और इस तरह के बिजनेस हैं वो लोगों की ज़रूरत को पूरा नहीं करते। उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए मास बेसिस पे, वसी पैमाने पे एफर्ट्स की ज़रूरत है। इस हवाले से भी लोगों की एक्सपेक्टेशंस आने वाली हुकूमत के साथ होंगी। इस वक्त जो सियासी गहमा गहमी आप देख रहे हैं, किन दो जमातों के दरमियान मुकाबला नजर आ रहा है? देखिए, लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि शायद नून लीग इसमें कम्पीट कर जाए, लेकिन एक तो उनके मेजर जो लीडर्स थे, जो मेजर प्लेयर्स थे, वो पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, और दूसरा जो मैंने अभी बिजली का जिक्र किया, इस तरह के वादे थे वो पूरे नहीं हुए। ये पहली गवर्नमेंट थी जिसको मरकज़ से फंड्स रोकने का कोई सिलसिला नहीं हुआ, वरना माजी में ये होता था कि जब मरकज़ में हुकूमत तब्दील होती थी तो वो फंड्स रोक दिया करती थी। इस बार इन्हें कोई फंड्स नहीं रोके गए, उसके बावजूद ये लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे पूरे नहीं उतरे। तो सड़कें वड़कें कहीं बनाने का, इस तरह के मामलात, ठेकेदारों के मामलात हुए हैं और काम नहीं हुआ। इन हालात में जो मुझे मुकाबला नज़र आ रहा है, अगरचे मुकाबला कोई नज़र नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन जाएगी, लेकिन किसी हद तक पीपल्स पार्टी कम्पीट करती हुई नज़र आती है। और वो आने वाली हुकूमत किसकी होनी चाहिए, इसका फैसला अवाम ने करना है। हमें आज के इस प्रोग्राम में हमें इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में किसी और इशू के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह करीम हर घर गली महल्ला शहर सूबा और मुल्क में अपना फजल व करम फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।